वेलकम एवरीबडी। वेलकम एवरीबडी। आज से हम अपनी चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 के लिए मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए ही हुए हैं और इन नोट्स के साथ साथ आपके पास मैंने खुरमी की जो बुक है वो भी शेयर की हुई है, नेटबुक। और इस नेटबुक के साथ ही साथ हमारे पास डिज़ाइन डेटा बुक भी है जिसको कि हम देख सकते हैं। और डिज़ाइन डेटा बुक के रेफरेंस में हम इन शाफ्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। शाफ्ट हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शाफ्ट के ऊपर ही हमारी की और की के ऊपर ही हमारा कपलिंग इंस्टॉल होती है। तो ये जो दो मशीन एलिमेंट है जिसमें कि की और कपलिंग है, तो इस की और कपलिंग में आप लोगों को ध्यान रखना है जब आप शाफ्ट को डिज़ाइन करें। सारे मशीन एलिमेंट्स मोस्टली यूनिट नंबर 3 और उसके बाद 4 और एवं 5, ये सारे यूनिट्स जो है ये यूनिट नंबर 3 पर ही बेस्ड है, तो इसलिए ये कुछ हद तक ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। शाफ्ट में मुख्यतः हमारे पास दो प्रॉब्लम्स रहती हैं कि पहला डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट और एक्सेल। ये सबसे पहले समझते हैं कि ये शाफ्ट और एक्सेल क्या है और इसके बाद फिर हम इसके बाकी इस एलिमेंट्स के बाकी प्रॉब्लम्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो एक के बाद एक देखते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे इसको पूरा करने की कोशिश जल्द से जल्द करते हैं। देखिए, शाफ्ट एवं एक्सेल सामान्यतः हम गोल जिस भी सॉलिड को गोल समझते हैं जिसके ऊपर कुछ भी माउंटेड हो, पुली, कपलिंग, की, तो हम उन सबको शाफ्ट कहते हैं। और लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन मोस्टली गोल होता है और या हम गोलाई के आकार का होता है, सर्कुलर सेक्शन होता है। लेकिन ये सर्कुलर सेक्शन ज़रूरी नहीं कि सॉलिड हो, ये आपका हॉलो शाफ्ट भी हो सकता है। शाफ्ट एवं एक्सेल मशीन के घूमने वाले पार्टों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि पुली, गियर, फ्लाईव्हील, जो भी हमने बोला। ये ध्यान देने योग्य बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक्सेल की बात कर रहे हैं। तो एक्सेल सिर्फ लोड को सपोर्ट करता है, या तो घूमता है अथवा फिक्स रहता है, जिसके कारण एक्सेल में पड़ने वाला जो लोड है उसको बेंडिंग मोमेंट मुख्यतः होता है, वह सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेसेस ही इस पर लगते हैं। जबकि इसके उलट शाफ्ट में रोटेटिंग मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से शाफ्ट पर बेंडिंग व टॉर्शनल मूवमेंट दोनों लगते हैं। बेंडिंग में और टॉर्शनल दोनों लगते हैं और इसलिए इस पर बेंडिंग व टॉर्शनल मूवमेंट जो है ये बेंडिंग एवं टॉर्शनल स्ट्रेसेस है वो लगते हैं। एनीवे, इसको तो हम डिटेल में देखेंगे ही। सबसे पहले शाफ्ट के कुछ क्लासिफिकेशंस देखते हैं। जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अनुसार शाफ्ट दो तरह के होते हैं, पहला स्ट्रेट शाफ्ट, दूसरा क्रैंक शाफ्ट, सीधा शाफ्ट या क्रैंक जो इंजन के अंदर रहता है। एक और क्लासिफिकेशन कहता है कि शाफ्ट कितने तरीके के होते हैं, प्राइम मूवर शाफ्ट, मशीन शाफ्ट और पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट। ये जो प्राइम मूवर होता है मतलब जैसे आपका पंप, मोटर, इंजन, टरबाइन, इनको घुमाने के लिए जो भी हम शाफ्ट का प्रयोग करते हैं तो उसको हम प्राइम मूवर शाफ्ट कहते हैं। और जो मशीन शाफ्ट रहता है ये सीधे डायरेक्टली मशीन में माउंटेड होता है। एक और क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट है जिसमें लाइन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, जैक शाफ्ट, ये अलग अलग तरीके के शाफ्ट होते हैं। साधारणतः हमको इस यूनिट में मुख्यतः 2 या 3 तरीके की प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करना है, मुख्यतः जो पूछा जाता है। और जैसे कि आपने अभी देखा ही है कि शाफ्ट में टॉर्शनल और बेंडिंग मोमेंट दोनों लगता है और एक्सेल में मात्र बेंडिंग मोमेंट लगता है। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी शाफ्ट में बनता है। हालांकि हमारे सिलेबस में या क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आते जिसमें कि हम बेंडिंग मोमेंट बनाएं, जैसा कि आपने बीम का बना रखा है, लेकिन सामान्यतः इसी शाफ्ट के ऊपर आपको ये अलग अलग तरीके से
अंत में आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना ही पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चन हमें एक्चुअली पूछे नहीं जाते, इसलिए हम इनको अवॉइड करते हुए जो मुख्य तरीके के टिपिकल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इस नोट्स में आपको शाफ्ट एवं एक्सेल के फेल होने के कारण मिलेंगे। तो क्या क्या कारण है, जैसे हमने कॉटर और नकल जॉइंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से शाफ्ट एवं एक्सेल के फेल होने के कौन से कारण, मुख्य कारण हैं, इनको भी देखने की कोशिश करते हैं। जिसमें प्रमुखता साइक्लिक ओवरलोड, यानी कि ओवरलोड हो गया और उसके कारण शाफ्ट साइक्लिक वाइब्रेशन में आया, जिसके कारण ये ओवरलोड हुआ, तो हम इसे साइक्लिक ओवरलोड कहते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन दूसरा, शाफ्ट में अंडरकट्स, मशीन प्रेसेस, अंडरकट यानी कि कोई कट लग गया आपका मटेरियल या बेरिंग फिट करते समय, वो कट, या आपने जो शाफ्ट मशीनिंग किया वो मशीनिंग में वो शाफ्ट छोटा हो गया। मशीनिंग प्रेसेस, नॉचेस और फिलेट्स, जब हम मशीनिंग करते हैं तो कुछ पार्ट्स यदि आपने फिनिशिंग शाफ्ट की ठीक से नहीं की है तो उसके कारण जो नॉचेस और फिलेट बने हुए हैं उनके कारण। कीवेज, यदि आपने की डाला है और वो कीवे आपने साफ मशीन नहीं किए तो उसके कारण। या ड्रिल्ड होल, जो शाफ्ट के अंदर ड्रिल होते हैं उसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है। आप जानते हैं यदि हम ड्रिल करेंगे तो शाफ्ट का जब हम ड्रिल करेंगे तो शाफ्ट का जो मटेरियल है वो रिमूव होगा, एंड दैट्स वाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा होगा। बेरिंग क्लियरेंस नहीं देने के कारण तीसरा है, बेरिंग क्लियरेंस नहीं देने के कारण भी शाफ्ट ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और गर्म होने के कारण फेल होता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रमुख फेल्यूर्स है शाफ्ट और एक्सेल के फेल होने के कारण। इसी यूनिट्स के इसी नोट्स में आपको आगे कई तरीके के न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इसे तो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम इसे डिज़ाइन डेटा बुक और मशीन डिज़ाइन खुरमी की बुक से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, मैंने आर.एस. खुरमी की बुक से हम डायरेक्टली देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम देखते हैं कि शाफ्ट के कितने क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले शाफ्ट, दूसरा एक्सेल और तीसरा स्पिंडल। लेथ में जब हम किसी ड्रिल प्रेस मशीन का जो हब रहता है उसको हम जब किसी हब को ड्रिल करते हैं तो उस हब को यदि जब हम लगाते हैं तो वी कॉल इट एज स्पिंडल, वी डोंट कॉल इट एज अ शाफ्ट, ध्यान रहे ये शॉर्ट शाफ्ट रहता है। एनीवे, फर्स्ट हम देखते हैं एक्सेल। व्हाट इज एक्सेल, ये मैं आपको पढ़ के देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। एन एक्सेल थ्रू सिमिलरली शेप टू द शाफ्ट, ये शाफ्ट के शेप के अनुसार ही रहता है। ई स्टेशनरी मशीन एलिमेंट, ये मशीन एलिमेंट स्टेशनरी भी हो सकता है, रोटेटिंग भी हो सकता है, एंड इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट और ओनली। इट सिंपली एक्ट्स एज अ सपोर्ट फॉर सम रोटेटिंग बॉडी सच एज hoisting ड्रम और कार व्हील और रोप शीट। ये जो हैं hoisting ड्रम, कार व्हील और रोप शीट, इसमें जनरली हम ऑटोमोबाइल के जो रियर व्हील रहता है जब वो फिक्स रहता है या फ्रंट व्हील यहाँ पर फिक्स रहता है, वी कॉल इट एज एक्सेल बिकॉज इट इज़ नॉट रोटेटिंग एंड जस्ट बेंडिंग मोमेंट उसके ऊपर एप्लीकेंट होता है। तो ये एक्सेल और शाफ्ट का डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड शाफ्ट। नाउ इसमें कुछ मटेरियल्स दिए हुए, क्योंकि हमने पहले ही मटेरियल के डेजिग्नेशन हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में देख रखा है, तो भी हमको पता है कि कौन सा मटेरियल हम शाफ्ट में प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 टाइप के शाफ्ट दिए हुए हैं। एक है ट्रांसमिशन शाफ्ट। ये शाफ्ट क्या है, दिस शाफ्ट ट्रांसमिट पावर बिटवीन द सोर्स एंड द मशीन एब्जॉर्बिंग पावर। आपका सोर्स यानी मोटर से आपने कनेक्ट किया और मशीन को पावर दिया। काउंटर शाफ्ट, लाइन शाफ्ट, ओवर शाफ्ट, पुली गियर, ये सब जिसके ऊपर लगेंगे वो सारे ट्रांसमिशन शाफ्ट के अंदर आएंगे। और मशीन शाफ्ट जो मशीन में लगता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया शाफ्ट, एक्सेल और स्पिंडल। तो ये 2 कैटेगराइजेशन इस बुक में दिए हुए हैं।
ऐसे 2 या 3 ही कैटेगराइजेशन जनरली दिए होते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेसेस इन शाफ्ट देखते हैं। इस शाफ्ट में दोनों लगते हैं, टॉर्शनल और बेंडिंग मोमेंट। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला लगता है शियर स्ट्रेस ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ शाफ्ट और ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क या टॉर्शनल लोड, वही टॉर्शनल स्ट्रेस। और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकता है, ड्यू टू द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन मशीन एलिमेंट्स लिंक गियर्स पुली एज वेल एज ड्यू टू द वेट ऑफ द शाफ्ट इटसेल्फ। तो शाफ्ट के वेट के अनुसार भी यह लगता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड टॉर्शनल एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये 3 तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं, या तो दोनों कंबाइंड लगते हैं, या टॉर्शनल या बेंडिंग या दोनों। लेकिन मात्र इतने से ही हमारा शाफ्ट फेल नहीं होता है, जिसके और भी रीजंस हैं। तो ये अल्टीमेटली हमारा शाफ्ट, चूँकि बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर लगता है, शाफ्ट या एक्सेल दोनों में, तो उस बेंडिंग मोमेंट को निकालने के लिए इसकी प्रोसीजर से हम जब देखते हैं तो ये कई बार लास्ट एट द एंड हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही बनाना पड़ता है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अब डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट कैसे करते हैं? तो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट 2 बेसिस पर करते हैं। पहला स्ट्रेंथ यानी मजबूती, और दूसरा रिजिडिटी एंड स्टिफनेस। तो ये जो दो हम इसके टाइप्स आप देखते हैं कितने। तो पहला है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क ओनली बेंडिंग मोमेंट, ये हमने देखा है कंबाइंड ट्विस्टिंग। और तीसरा, चौथा और अंतिम है, ये है डी, दैट इज शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्शियल लोड इन एडिशन टू कंबाइंड टॉर्शनल एंड बेंडिंग लोड। ये एक्शियल लोड और एडिशन टू कंबाइंड एंड टॉर्शनल लोड, यह भी एक प्रोसेस है जिसमें यह बनता है। अब देखिए ट्विस्टिंग मोमेंट में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। ट्विस्टिंग मोमेंट में जब हम शाफ्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वी यूज T/J इज इक्वल टू टाउ बाई आर, और ये J जो है यह पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। डिज़ाइन डेटा बुक में इसको देखने की कोशिश करते हैं ये कहाँ दिया। शाफ्ट हमें चैप्टर नंबर 9 में शाफ्ट एंड कपलिंग के तहत दिया हुआ, पेज नंबर 76, और इसको हम सेकेंड और फर्स्ट यूनिट में कई बार स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट को डिज़ाइन कर देखते समय इसको देख चुके हैं। और साइमल्टेनियसली ये जो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट है ये भी इसी तरीके से यहीं से हमको देखना है। ये देखिए चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 9, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इस शाफ्ट में रखना है। जब हम शाफ्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें ये दोनों चैप्टर्स देखने की हमको आदत रहनी चाहिए, बिकॉज हमको सेक्शन मॉडुलस या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एरिया का निकालने के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। ये सारे चैनल्स हैं जिसका आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखेगा। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 3 में देखिए स्ट्रेसेस एंड डिफ्लेक्शन अंडर स्टडी लोड्स, यानी जब आपके पास स्टडी लोड है तो ये किस तरीके से हमारा एक्शियल लोड दिखेगा, इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो रो सिग्मा इज इक्वल टू P/A, एक्शियल लोड डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो टॉर्शनल है ये फॉर्मूला आपको यहाँ से लेना है 3.3, जिसका आप ध्यान रखिए। T इज इक्वल टू IP टाउ आर इज इक्वल टू G∅L। ये G∅L का प्रयोग भी हम शाफ्ट के कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करेंगे ही, बट TI/P टाउ डिवाइडेड बाई आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टॉर्शन में 3.3 पेज नंबर आई थिंक 17 इसमें दिया हुआ, तो इसका ध्यान रखें। तो सिग्मा इज इक्वल टू P/A और MI इज इक्वल टू सिग्मा बाई ER, ये भी बेंडिंग के लिए प्रयोग होता है। कई जगह हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि 3.2, 3.1, 3.2 और 3.3 का प्रयोग
हम कई जगह शाफ्ट के इसमें करते हैं। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट ये आपको कई जगह मिलेगा। और इसके सारे स्ट्रक्चर्स जो जनरली यूज़ होते हैं उसका भी आपको यहीं डिज़ाइन डेटा बुक में डिटेलिंग मिलेगी, जिसकी सहायता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने पेज नंबर 76 पे, जिसको हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बनाना का आज यही हमारा प्रयास है कि हम शाफ्ट को डिज़ाइन करते समय समझें और फिर इसको जब हम हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमको इसमें सहायता मिल सके। तो आज हम डिज़ाइन डेटा बुक में देखेंगे कि किस तरीके के शाफ्ट्स हैं और उनके स्टैंडर्ड फार्मूलेज क्या हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे। बिकॉज शाफ्ट इज़ द मेन सोर्स, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हम यहाँ पर। मैं एक बार और क्लियर कर देना चाहूँगा, स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट 6, 8, 9, 10 यही लेना है। 7, 11, 12 जो पैरेंथेसिस के अंदर है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर है, उनको हमको कंसीडर सेकंड चॉइस में करना है, प्राइमरी चॉइस में नहीं। मतलब सेकंड चॉइस मतलब आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और इसी बेस पर आपको याद होगा क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट में हमने इन्हीं जो जिसमें ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है, पैरेंथेसिस के बाहर है, उन्हीं को हमने सिलेक्ट किया था। और यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, द पैरेंथेटिकल डायमीटर शुड बी सेकंड चॉइस। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ कंसिडरेशन, जब हम कह रहे हैं स्ट्रेंथ, व्हाट इज स्ट्रेंथ, तो इस स्ट्रेंथ कंसिडरेशन के तहत जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हम ये दो तरीके से करेंगे, एक ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। ये हमने देखा शाफ्ट दोनों जगह घूमता है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए हम यहाँ पर T का प्रयोग कर रहे हैं और बेंडिंग मोमेंट के लिए M का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, T फॉर ट्विस्टिंग, B फॉर M। और हमेशा हम मोमेंट जब भी लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट, जैसे आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या इंजीनियरिंग, अप्लाइड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय इस बेंडिंग मोमेंट का प्रयोग काफ़ी किया होगा और आप बहुत अच्छे इसमें पकड़ रखते हैं, आई सपोज। तो हमको उतने डिटेल में नहीं जाके हमको डायरेक्टली डिज़ाइन डेटा बुक से फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना है। इसमें कई तरीके की थ्योरीज इस शाफ्ट में दी है, लेकिन उसके पहले हम हर प्रॉब्लम में देखेंगे, यदि मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर ट्विस्टिंग मोमेंट कह रहा हूँ तो दिस टाउ इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला एंड यू विल फाइंड DO एंड DI। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉर हॉलो शाफ्ट, मतलब जो शाफ्ट खोखला हो, हॉलो मीन्स खोखला, और सॉलिड शाफ्ट यानी कि जिसमें हॉलोनेस नहीं हो, दैट इज सॉलिड शाफ्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड, हम हमेशा सॉलिड शाफ्ट का ही प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान रखें। दैट इज टाउ इज इक्वल टू 16T कैपिटल T डिवाइडेड बाय पाई d³ फॉर सॉलिड शाफ्ट। और जब हमें यदि हॉलो शाफ्ट को करना हो बेंडिंग मोमेंट, हमको अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड, तो हम बेंडिंग मोमेंट को हॉलो शाफ्ट की ओर, हॉलो शाफ्ट की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए आगे देखते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस अंडर एक्सियल लोड। ये भी फॉर्मूले दिए हुए हैं सॉलिड और हॉलो शाफ्ट के लिए, हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। हाँ, लेकिन फॉर अ सॉलिड शाफ्ट विद नो एक्सियल लोड, स्मॉल d3 इज इक्वल टू, ये फार्मूला 9.4 एंड 9.5, दैट इज़ ये हॉलो शाफ्ट के लिए और ये सॉलिड शाफ्ट के लिए। इसका प्रयोग हम एक या दो न्यूमेरिकल में ज़रूर करेंगे, पेज नंबर 77 पे। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि भाई कौन कौन से लोड अप्लाइड होते हैं शाफ्ट में, जिससे कि फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इनको देखते हैं। ये देखिए, पहला स्टेशनरी शाफ्ट, जो शाफ्ट स्थिर है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बढ़ता हुआ लोड, सडनली एक साथ आपने लोड डाल दिया तो लोड, एंड रोटेटिंग शाफ्ट, अब शाफ्ट आपका घूम रहा है
तब कौन कौन से लोड कंसीडर किए जाते हैं? पहला ग्रेजुअली अप्लाइड और स्टडी लोड, आप धीरे धीरे करके इसके लोड को बढ़ा रहे हैं। देन सडनली अप्लाइड लोड विथ माइनर शॉक, आपने लोड बढ़ाया लेकिन धीरे धीरे बढ़ाया नहीं, एक साथ बढ़ा दिया, दैट इज सडनली अप्लाइड लोड विथ माइनर शॉक। और आपने शाफ्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड सडनली अप्लाइड किया, एक साथ अप्लाई किया, तब जो होगा शॉक्स अवेलेबल होंगे, जो इम्प्लीमेंट होंगे, दैट विल हैवी शॉक। यदि आपका लोड बहुत ज़्यादा है दैट वी कॉल इट एज हैवी शॉक। तो इनका प्रयोग भी हम एक या दो न्यूमेरिकल में करेंगे, इस टेबल का प्रयोग, एवं साथ ही साथ ये जो मैंने अभी जैसे बताया ASME कोड फॉर शाफ्ट डिज़ाइन, इनका प्रयोग फॉर हॉलो एज वेल एज सॉलिड शाफ्ट का प्रयोग करेंगे। उस समय हम CM और CT की वैल्यू, यहाँ देखिए CM और CT की वैल्यू हमेशा ये नीचे वाले टेबल से ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद शाफ्ट बेंडिंग थ्योरी की कई थ्योरीज हैं जिसमें कि फ्लक्चुएटिंग मोमेंट्स है, और इसकी सहायता से भी हम शाफ्ट को करते हैं बेस्ड ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, और उसके बाद बेस्ड ऑन मिसेस हेंकी थ्योरी है। इस पर भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बट वी हैव बीन नॉट आस्क्ड इन पास्ट, सो वी विल जस्ट अभी इसको ऑब्सोलेट करते हुए हमें जो पूछा जाता है हम उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो तीसरे तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जाता है फॉर डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट फ्रॉम रिजिडिटी कंसिडरेशन। देखिए, हमने सबसे पहले देखा बेंडिंग मोमेंट, दूसरा देखा टॉर्शनल मोमेंट, तीसरा देखा टॉर्शनल एंड बेंडिंग मोमेंट, और चौथा है हमारा रिजिडिटी कंसिडरेशन। यह रिजिडिटी कंसिडरेशन करते समय हम जो मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 3 और 4 में जो फार्मूला बताए थे, वो उस फार्मूले का प्रयोग करके ही हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और शाफ्ट का कंसिडरेशन जो जनरल कंसिडरेशन है, जो कभी कभी किया जाता है और आपको पता होना चाहिए क्योंकि डिज़ाइन डेटा बुक में है, एंड वी कॉल इट एज क्रिटिकल स्पीड। ये मतलब कि शाफ्ट आपका घूमते घूमते कितनी स्पीड पर पहुंच जाता है, मैक्सिमम स्पीड पर, वी कॉल इट एज क्रिटिकल स्पीड, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड पर वो घूमता नहीं है। जब हम इस तरीके के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, दैट इज डिज़ाइन शाफ्ट फ्रॉम क्रिटिकल स्पीड कंसिडरेशन। इसी शाफ्ट के अगले चरण में आप देखेंगे क्रिटिकल स्पीड कंसिडरेशन के बाद आपको स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विथ कीवे भी का एक फार्मूला दिया हुआ है कि आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि आपकी कीवे यानी कि चाबी का जो गैप है उसको कंसीडर करते हुए आप कितनी स्ट्रेंथ पे शाफ्ट को ले सकते हैं। साथ ही साथ मफ कपलिंग को भी हम देखें तो कपलिंग को भी हम बहुत आसानी से इसी शाफ्ट के अंदर, ये चैप्टर है मफ कपलिंग, इसको भी हम सॉल्व करने की अगले समय सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शाफ्ट एंड कपलिंग, दिस बोथ इज हैविंग एन इंक्लूडेड चैप्टर, बट आप शाफ्ट के ऊपर कपलिंग को डायरेक्टली माउंट नहीं कर सकते। यू नीड अ की एंड अ की वे। चाबी और चाबी के नीचे लगने वाला जो स्पेस है वो आपको शाफ्ट में बनाना पड़ेगा, देन ओनली आप इस शाफ्ट के ऊपर की लगाएंगे, की के बाद आप कपलिंग लगाएंगे, देन ओनली योर प्रॉपर डिज़ाइनिंग विल बी डन। तो नेक्स्ट यूनिट में हम की एंड तो देखेंगे ही, लेकिन इस यूनिट में हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ शाफ्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आइए और एक बार और चैप्टर 3 को देखने की कोशिश करें। जो हमारे नोट्स हैं आपके पास है ये नोट्स, और इस नोट्स में आप देखें तो सॉलिड शाफ्ट इन सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करके रखे हैं आपके सुविधा के लिए। आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप ये शाफ्ट को निकाल सकते हैं। साइमल्टेनियसली यदि आप
अब हम डिज़ाइन डेटा बुक देखेंगे और एक बार डिज़ाइन डेटा बुक में भी देखने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन बैंक देखते हैं और क्वेश्चन बैंक देखने के बाद इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए उसके ऊपर भी एक सरसरी निगाह डालते हैं, ताकि जब हम इसकी प्रिपरेशन करें एट दैट टाइम वी शुड बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिकल थिंग्स वेरी वेल एंड कैन स्कोर अकॉर्डिंगली। मैं चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच चुका हूं जो हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम शिफ्टिंग टू चैप्टर नंबर 3। ये देखिए, अब पंप और इसमें हमारा दिया हुआ है की, और कभी कभी की और शाफ्ट, इन दोनों की इक्वेशन भी एक साथ पूछी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक शाफ्ट दिया हुआ है और दूसरा की का डिज़ाइनिंग दिया हुआ है, तो ये भी आपस में इसको कभी भी पूछ सकते हैं, या कपलिंग आपकी दी हुई है, या की शाफ्ट एक साथ या कपलिंग अलग, इस तरीके से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको शाफ्ट पढ़ना एवं इसके आगे इसको बढ़ाना ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि शाफ्ट एवं एक्सेल के मध्य अंतर स्पष्ट करो। कि देखिए, ये अंतर आपको आना चाहिए, ये 5 नंबर का कभी भी पूछते हैं, एंड दैट इज़ एट द टाइम आपको बहुत आना ही समझना ही पड़ेगा, और उस समझने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 5 या 6 दीपक प्रकाशन में सिर्फ ये ठोस शाफ्ट के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, और इसको आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, यू विल गेट 10 मार्क्स। पहले भी देखिए कई बार पूछा गया डिफरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड एक्सेल। ये टरबाइन शाफ्ट का न्यूमेरिकल है, इसको भी आप देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए हॉलो शाफ्ट का भी एक न्यूमेरिकल पहले पूछा गया है, तो हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम शाफ्ट को कि ये देखिए, ये जो मैं न्यूमेरिकल बोल रहा था रिजिडिटी का, टरबाइन शाफ्ट ट्रांसमिट 500 किलोवाट 900 आरपीएम, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है, ट्विस्ट दिया हुआ है 0.5 डिग्री। यदि इस तरीके से आपको दिया रहे तो आप समझ जाइए कि ये टॉर्शनल रिजिडिटी का न्यूमेरिकल है, तो इसको सॉल्व करते समय हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। और शाफ्ट में तो सिर्फ 3 या 4 ही टाइप है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो, शाफ्ट में तो हमारे पास सिर्फ 4 ही प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं, टाइप्स। पहला टॉर्शनल, दूसरा बेंडिंग, तीसरा कंबाइंड ऑफ व्हाट, टॉर्शनल एंड बेंडिंग, और लास्ट हमारा रिजिडिटी बेस्ड। लेकिन एक्सेल के न्यूमेरिकल भी इसमें पूछे जाते हैं, और ख़ासकर जब आप, तो चूँकि एक्सेल में हमको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट निकालना रहता है, तो ये एक्सेल के जो 8वां नंबर का प्रश्न अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो ये एक्सेल में आपको ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। और इस तरीके के हम 1 या 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी यदि शाफ्ट का आपको क्वेश्चन नहीं पूछा, देन द एग्जामिनर गोज़ फॉर एक्सेल ओनली, तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो कुल मिला के हाँ, ये इस यूनिट को हम बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, एंड आवर टारगेटेड इज नेक्स्ट इसमें तक हम इसको काफ़ी फास्ट करें। नेक्स्ट सैटरडे को भी हम कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे। साइमल्टेनियसली हम गूगल मीट में आपसे मिलेंगे, एंड वी विल डिस्कस इज देयर कि हम किस तरीके से इसको इस यूनिट को फास्ट ये कर सकें। तो अगले गूगल मीट में आई थिंक ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को जब हम मिलें, आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, ज़रूर ज्वाइन करिए, सो एट वी कैन सी द डिज़ाइन डेटा बुक लाइव, और 1-2 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश भी साइमल्टेनियसली कर सकें। बट फॉर नाउ आई विल स्टॉप दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप सेकेंड यूनिट जिस तरीके से आपने अच्छे से तैयार की है, आप
थर्ड यूनिट भी बहुत मजबूती से तैयार करेंगे, जिससे कि हम जो ड्रॉबैक्स हैं उनको बहुत जल्दी से जल्दी ओवरकम कर सकें, एंड फाइनली वी कैन सॉल्व द इक्वेशन एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।